नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सारे में छोटी छोटी समस्याएं और कुछ बड़ी समस्याएं। अब बड़ी समस्याओं में हम सबसे पहले ही आ जाते हैं। हमारे एक दर्शक हैं जो काला चौकी में रहते हैं। उनका प्रॉब्लम ऐसा है कि उनके पिताजी के नाम पे एनेक्चर 2 है। उनके पिताजी की डेथ हो गई है और अलॉटमेंट हो चुका है। अभी नहीं, सॉरी, अलॉटमेंट नहीं हुआ है। बाकी सबको अलॉटमेंट दे दिया, इनको अलॉटमेंट नहीं दिया है। और इनके पिताजी की डेथ हो गई है। माताजी हैं, माताजी वयोवृद्ध हैं और वो चल भी नहीं पाती। और डिपार्टमेंट उनके साथ खेल खेल रहा है। डिपार्टमेंट उनके साथ खेल खेल रहा है। वो वहाँ पे कंप्लेंट, शिकायत पे शिकायत दर्ज करते जा रहे हैं कि सर मुझे अलॉटमेंट करके मुझे चाबी दीजिए। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि वो बेचारे सिर्फ इस सारे के चक्कर काट रहे हैं, कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये भी मैटर मेरे ख्याल से काला चौकी का है तो चंद्रकांत पवार जी जो सहायक निबंधक है उनके यहाँ का है। चंद्रकांत पवार जी कम से कम ऐसे लोगों को तो सपोर्ट करें जिनकी माताजी वृद्ध हैं, चल भी नहीं पाती। उनको वहाँ से लाना है। अब ये वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो अधिकारी कहते हैं कि भैया आप सोसाइटी के पास जाओ, सोसाइटी से चाबी लो। भाई, डिपार्टमेंट का काम होता है जब आपके पास कंप्लेंट आई है तो आप सोसाइटी को लेटर इश्यू करो और इनको एक लेटर की कॉपी दीजिए कि भाई मैं इनको भेज रहा हूँ, इनके नाम पे अलॉटमेंट हो चुका है और इनके घर की चाबी इनको दिया जाए। अब दोस्तों, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनका कहना ये है कि जो सोसाइटी के लोग 5 लाख रुपया मांग रहे हैं कि 5 लाख रुपया दो तो चाबी दें। अब बताइए, ये खुलेआम रिश्वतखोरी चल रही है, एक्सटॉर्शन चल रहा है ये इशारे में। इसके लिए दोस्तों, इसके लिए सतर्क होना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि कल आज उस व्यक्ति के साथ में है, कल किसी और के साथ में हो सकता है, आपके और हमारे साथ भी हो सकता है। तो आपके पास अगर जागरूकता नहीं है तो आप भी इसी तरह इशारे की चक्कर काटते रहोगे और कोई भी आपसे 4-5 लाख रुपए किस बात के पैसे मांग रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उनको पूछा कि भाई ये भेज रहे आपको सोसाइटी के पास, तो सोसाइटी बोलते हाँ, वो बोलते 5 लाख रुपया दो तो हम चाबी देंगे, हमें अधिकारी को खिलाना पड़ेगा। ये बातें सोसाइटी के लोग कर रहे हैं, जबकि सोसाइटी का काम है अपने लोगों की सुरक्षा करना, अपने लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन यहाँ सोसाइटी मनमाना कारोबार कर रही है। कल उनका फ़ोन भी आया था, बोले सर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मतलब आप एक बार जाके वहाँ के सहायक निबंधक से मिलिए और वो अगर कुछ कहते हैं तो बोलिए सर मैंने कंप्लेंट किया हूँ, मुझे रिटर्न रिप्लाई दीजिए ना, मुझे रिटर्न रिप्लाई दे दीजिए। आपको जो कहना है वो रिटर्न में दीजिए, उसके बाद मुझे जहाँ जाना है मैं जाता हूँ। वो रिटर्न रिप्लाई लेके आप मेरे पास आइए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे डिपार्टमेंट जो अधिकारी बैठे हैं बस उनके बाद कोई फॉर्म है ही नहीं लड़ने के लिए। बहुत सारे फॉर्म हैं। आपको यदि आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ना है तो आपको आगे बढ़ना ही होगा। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, मैंने वीडियोस में बार बार कहा है कि आज़ादी, हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं हर 15 अगस्त को। देश की आज़ादी, देश को आज़ादी मिली, 100% मिली, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। हम इन सफ़ेद पोस्ट नेताओं के गुलाम हैं, हम यहाँ पे बैठे अधिकारियों के गुलाम हैं, हम ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ बिल्डर्स हैं इनके गुलाम हैं। और लास्ट में आ जाते हैं तो इस सोसाइटी हमको गुलाम बना लेती है। कहाँ है हमारा अधिकार जो मुझे मेरा ही अधिकार मांगने पे मुझे बेवश कर दे, मुझे लड़ना पड़े,
तो वो आज़ादी किस काम की? वो आज़ादी किस काम की? यहाँ कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। अभी हमारे पास एक मैटर ऐसे आया है जो अंधेरी के हैं। वहाँ पे दादा की प्रॉपर्टी पे ग्रैंडसन का नाम चढ़ा दिया गया। वैसे हमारे प्रोजेक्ट में भी हुआ है, दादा की प्रॉपर्टी पे ग्रैंडसन का नाम चढ़ा दिया हुआ है। आप बताइए कहाँ तक जायज़ है कि ग्रैंडसन को चढ़ा दिया, कोई बात नहीं, ग्रैंडसन ने लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आया, सरकारी अपनी जो भी प्रोसीजर थे फॉलो किए, आपने चढ़ाया, कोई हरकत नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक नोटराइज डॉक्यूमेंट के ऊपर ये नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये कंप्लेन अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें कंप्लेन अथॉरिटी 3 भी है, कंप्लेन अथॉरिटी 4 भी है। ये लोग का काम, ये लोग का पेशा हो चुका है कि भाई आपको जो भी काम करवाना है आप करवाइए, बस हमें गांधी जी के दर्शन चाहिए, हमें गांधी जी के दर्शन करा दीजिए, आपको जो काम करवाना करवा लीजिए। अभी हमारा ही मसले में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिसका भी मैटर है अगर वो देखेगा तो समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसी अंधेरी के मैटर में जिस व्यक्ति का नाम चढ़ाया है वो कह रहे हैं कि मुझे दादाजी ने प्रॉपर्टी गिफ्ट में दिया है। क्या दिया है? गिफ्ट में दिया है। और दादाजी 1984 में एक्सपायर हुए और इन्होंने डीड बनाया 83 का, 1983 का दादाजी ने मुझे गिफ्ट में दिया है। लेकिन ये कंप्लेन अथॉरिटी ये देखना भूल जाते हैं कि भाई उन्होंने आधार कार्ड सबमिट किया है, उस आधार कार्ड पे उस व्यक्ति की जो बर्थ डेट है, जन्म तारीख, वो तो देखिए। अब वो व्यक्ति तकरीबन 1998 में पैदा हुआ है, जिस व्यक्ति के नाम पे चढ़ाया गया, और जो व्यक्ति वहाँ पे एक बख्शिश पत्र यानी गिफ्ट डीड सबमिट कर रहा है कि दादाजी ने मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट किया हुआ है 1983 में, जबकि उस व्यक्ति की पैदाइश 1998 में हुआ है। और उनके जो वारिस लोग हैं वो केस फाइल कर, मतलब केस लड़ रहे हैं। तो सोचिए ये डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे हैं, क्या पढ़ाई लिखाई नहीं किया? क्या ये नहीं देख सकते कि भैया ये कैसे पॉसिबल है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया ही नहीं उसके नाम पे गिफ्ट डीड हो जा रही है? हाउ कुड पॉसिबल? कैसे? मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता ये कैसे हो रहा है। शायद हो सकता है उनकी दादाजी को पता होगा कि मेरा एक बेटा होगा, उसकी अंदर आखिरी संतान होगी, उसका नाम ये होगा, तो मैं उसको गिफ्ट डीड करके जा रहा हूँ। भाई भविष्यवाणी, किसी ने भविष्यवाणी किया होगा? तो मेरे दर्शकों आप बताइए कि इसमें क्या सच्चाई है या करप्शन है, ये मुझे बताइए। क्या यहाँ पे कंप्लेन 34 ने बिना वेरीफाई किए उनका नाम ट्रांसफ़र कर दिया गया है? और उसके अंदर एक चीज़ और कह रहे हैं कि गिफ्ट डीड में जो नाम का थोड़ा करेक्शंस था, तो बगल के सेजारी ने, बगल के पड़ोसी ने बताया कि नहीं नहीं ये ऐसा है, इनका नाम ये है। बगल का सेजारी मतलब उन्होंने क्या लिखा कि बगल का पड़ोसी, तो बगल का पड़ोसी का नाम क्या, ये दर्ज नहीं किया गया। मतलब ये कंप्लेन अथॉरिटी यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? मैं कंप्लेन अथॉरिटी 4 की बात कर रहा हूँ, कंप्लेन अथॉरिटी 3 में भी वही हालत है। दादाजी की प्रॉपर्टी ग्रैंडसन के नाम पे कर रहे हैं और किसी की भी उनकी जो वारसनामा की कंप्लेंट पे मुख दर्शक बन के बैठे, ना उनको रिप्लाई कर रहे हैं और ना ही उनको कुछ बता रहे हैं। आप बताइए मेरे दोस्तों कहाँ तक ये जायज़ है? क्या ये भ्रष्टाचार को लगाम लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? आखिर ये भ्रष्टाचार करने की हिम्मत इनके पास कहाँ से आती है? जो बिना सोचे समझे कानून बनाया गया है, सर्कुलर 152 बनाया गया है, उसके बावजूद भी ये कांड कर रहे हैं। अभी देखिए एसआरए में 152 में ट्रांसफ़र पहले क्या होता था, भाई सब लोग एनओसी दे दो, मैं एक के नाम पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। लेकिन 152 में कभी एक के नाम पे ट्रांसफ़र करने का कोई भी यहाँ पे सर्कुलर था ही नहीं, सर्कुलर था ही नहीं। फिर वो कैसे ट्रांसफ़र हुआ?
एक आधी मैटर में अगर मेरी सोसाइटी में अगर ऐसा मैटर आया तो भैया मैं तो ऑब्जेक्शन लूंगा, भैया पहले कैंसिल करो, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो। सिंगल नाम पे कैसे किया, जॉइंट होना चाहिए, सिंगल नाम पे कैसे किया, कौन से प्रोविजन के अंदर किया, अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करो। क्योंकि ये जो गलत चीज़ों को हम सह देंगे ना दोस्तों, तो गलत चीज़ें हमारे ऊपर भी हावी होती है। इसके खिलाफ लड़ना, समाज के अंदर जो करप्शन है, भ्रष्टाचार को समाज से निकाल फेंकना, इसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे अरे भैया मुझे क्या लेना देना, तो समझ जाइए कि आने वाले समय में करप्शन इतना बढ़ जाएगा कि घर घर में करप्शन होगा, हर व्यक्ति परेशान होगा। तो भाई हम जिस घर में रहते हैं तो वहाँ साफ सफाई की जरूरत होती ही ना, तो हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्य में भी कुछ गंदगियाँ हैं, उसको साफ करने की जरूरत है। और उस गंदगी को साफ करने के लिए कदम तो उठाना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति देश को समझता होगा, राज्य को समझता होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, वो कहेगा कि भैया नहीं, हम लड़ेंगे, हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार हमें खोखला कर रहा है, हमारे राज्य को खोखला कर रहा है, हमारे देश को खोखला कर रहा है। इतना बड़ा करप्शन, आप बताइए, इतना बड़ा करप्शन कि एक अधिकारी ये भी नहीं सोच रहे कि भैया मैं क्या कर रहा हूं। एक बार जरा डॉक्यूमेंट पढ़ तो लिए होते, एक बार जरा आधार कार्ड देख तो लिए होते, एक बार जरा सर्कुलर 150 तो पढ़ लिए होते, लेकिन नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मात्र इन्हें गांधी जी के दर्शन हो गए तो इनकी आंखों पे काली पट्टी बन जाती है, इनके आंखों पे काली पट्टी बन जाती है। इन्हें कुछ गांधी जी का कुछ नहीं दिखाता, ये साइन कर देते भाई लेके जाओ। और जब कंप्लेंट होगी तो हमारे सिस्टम के अंदर में इन अधिकारियों पे कानूनी शिकंजा कसने का कोई प्रावधान नहीं बनाया सरकार ने। खाली नाम के लिए डिले ऑफ डिस्चार्ज ड्यूटी बना के रखी हुई है, खाली नाम के लिए। क्या होता है डिले ऑफ डिस्चार्ज ड्यूटी में, मैं बताता हूँ आपको। आप एक कंप्लेंट फाइल करेंगे किसी अधिकारी के नाम से, एक हायर अथॉरिटी जो उस डिपार्टमेंट का, वो कंप्लेंट उसी अथॉरिटी के पास भेज देगा कि भैया तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, अपने पे कार्रवाई कर लो, अपने ऊपर खुद ही कार्रवाई कर लो। क्या ये सही है? जब महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया है, महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड डिले एंड डिस्चार्ज ड्यूटी एक्ट 2005, तो उसके लिए प्रॉपर फोरम बनाना चाहिए, ताकि अगर मैं किसी भी अधिकारी की कंप्लेंट करता हूं तो उस अधिकारी को वहां पे स्टेटमेंट हो, उस व्यक्ति का स्टेटमेंट हो कि भैया अधिकारी ने क्या गलत किया आपके साथ। बाकायदा हियरिंग चलना चाहिए, उसके अंदर निष्कर्ष निकलने के बाद अधिकारी के खिलाफ उनका डिलेक्शन ड्यूटी में कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है, मात्र लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है सरकार ने। मूर्ख बनाने का काम किया, आधा अधूरा कानून। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, कानून कितना भी अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून कितना भी अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक उसको अमल में नहीं लाया जाता है। कानून जब अमल में आएगा ना तो दोस्तों भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन कानून अमल में लाएगा कौन? बात यहाँ पे वही आ रही घूम फिर के कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? भाई कोई भी सरकार आए, ये अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करेंगे, अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी देखिए बीच में, अभी हाल ही में एसआरए के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर 5 लाख की पेनल्टी मारा कोर्ट ने। क्यों? वो प्रतिवादी को समझा रहे थे, कि भाई आपको क्या लड़ना है, वो क्या नियम है। तो 5 लाख की पेनल्टी मारा गया उन्हें, फिर भी अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ता है। और बहुत सारी क्वेश्चन है पात्र के। क्या कारण है कि कंप्लेंट अथॉरिटी के पास जोड़पत्र 3-4 जाने के बाद भी कंप्लेंट अथॉरिटी रिप्लाई नहीं देते? क्या कारण है कि उस चीज़ के ऊपर हम एक्शन ले लेते हैं, सब कुछ होते हैं, तो कंप्लेंट अथॉरिटी उस चीज़ के ऊपर ऑर्डर बना के अपने ही रजिस्टर के अंदर दफन कर देती है, आपको पता भी नहीं चलता कि भैया कब क्या हुआ है। क्या बात है कि कंप्लेंट अथॉरिटी हर उस पीड़ित व्यक्ति को सुनवाई का मौका नहीं देती?
मतलब यहाँ पे अधिकारों का भी उल्लंघन किया जा रहा है, अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। ये जो सरकार बैठी है तो क्या इस पर नियंत्रण करेगी? ये ऐसे मैटर में, अभी इससे बड़ा मैटर मैं क्या बताऊं भ्रष्टता का, भ्रष्टाचार का, कि भाई इससे बड़ा कोई मैटर हो सकता है कि एक व्यक्ति मरने मतलब पैदा होने के पहले अपने नाती पोते को गिफ्ट डीड कर देता है। तो भी कितने साल पहले, कितने साल पहले, 83 का गिफ्ट डीड है और 98 में पैदा हुए हैं, 15 साल पहले। सर 15 साल पहले, मतलब ये भविष्यवाणी नहीं लगती आपको? आधुनिक युग की भविष्यवाणी। तो ये हो रहा है हमारे यहाँ पे सिस्टम में भ्रष्टाचार। अगर हम सतर्क नहीं हुए तो इस भ्रष्टाचार की आग की लपटों में हम भी आएंगे, हमारे साथ भी वही होगा। क्योंकि भाई देखिए, जिस व्यक्ति को अगर आदत पड़ गई तो लालच है कि लालच बढ़ते जाती है, तो हर व्यक्ति के साथ वही बर्ताव चालू होगा। यहाँ पे संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। आर्टिकल नंबर 301 का, जहाँ पे पैतृक प्रॉपर्टी में सबका अधिकार होना चाहिए, वहाँ पे एक नाम पे प्रॉपर्टी ये बंटवारा कर दे, किसी अधिकारी को किसी की संपत्ति का कोई भी आदेश करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि ये जो भी काम होता है ये जुडिशियल बॉडी कर सकती है, कोर्ट कर सकती है, ये को जुडिशियल बॉडी के पास अधिकार नहीं है। ना एजीआरसी के पास है, ना जीआरसी के पास है, ना अपीलेट के पास है, ना कंप्लेंट के पास है। किसी भी व्यक्ति की अपने हक की प्रॉपर्टी का कोई भी डिक्लेरेशन देना इनके हाथ में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कर सकती है, तो भी कोर्ट सुनवाई करेगी, कोर्ट समझेगी मैटर क्या, उसके बाद ही न्याय देगी। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी किस्से हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं, हर दिन प्रतिदिन एक एक समस्याएं आती रहती है। अभी आजकल तो ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आ रहा है कि भाई जो नया जोड़ पत्र आया है उसके अंदर जो बिल्डिंग बन चुकी उसको भी लागू है या बनने वाली है उसको लागू है। सर कहीं भी जीआर में ये नहीं लिखा है कि बिल्डिंग बनने के बाद आप, उन्होंने कहा है जो स्कीम रुकी हुई है, आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदा है, झोपड़ा खरीदा है, आप वहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल रहे हैं और एक 2011 के पहले का एनेक्शर है, तो आप वहाँ पे अपना जो भी जोड़पत्र 3 जोड़पत्र 1 और 2 जो भी है वो भरिए, और भरने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट लेके रखिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए वो जीआर आपके लिए नहीं निकाला गया, अभी भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको उसका फ़ायदा कैसे उठाना है वो मैं बता रहा हूँ। कंपटेंट अथॉरिटी के पास इतनी भीड़ लगा दो ना इस मैटर के अंदर कि कंपटेंट अथॉरिटी का पूरा दफ्तर भर जाए, पूरा दफ्तर भर जाए कि भैया कितने एप्लीकेशंस आए। क्योंकि COSRA, जहाँ यही कुछ महीने पहले कोर्ट में भी ये फाइल किया हुआ था कि 150 बिल्डर जो हैं उनको हमने ब्लैक लिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। 150 बिल्डर जो भाड़े नहीं दे रहे और डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ये जीआर आने के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ गवर्नमेंट से कि COSRA के हिसाब से सिर्फ 29 स्कीम्स है जो रुकी हुई है। अब 29 स्कीम कौन सी? क्या आपकी स्कीम है, क्या मेरी स्कीम है, क्या अदर स्कीम है? अब बताइए। ये अन्याय किया है COSRA ने और इस सरकार ने आपके साथ में। तो इसके लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। आपको अगर आपको लड़ाई का अधिकार मिल रहा है, अभी तक तो आप अपने नाम से लड़ नहीं सकते थे, अब आपको अधिकार मिला है, खुल के बोलिए कि भैया मैंने खरीदा है। आप जाइए, लेके जाइए कोर्ट में, मैटर बल्क में जाना चाहिए तो सर कोर्ट पूछिए ना भैया कौन सा कैसा जीआर निकाल दे तुम लोग, कैसे जीआर निकाल दे। एक व्यक्ति इधर आके बोलता है भैया 5 साल से मैं रह रहा था, 5 साल के पुरावे है, तो भैया स्कीम रुकी नहीं थी क्या? वो स्कीम रुकी नहीं थी क्या, वो मुझे बताइए। अगर रुकी नहीं थी तो 5 साल आदमी खरीदने के बाद कैसे रह गया वहाँ पे? तो ये चीज़ का सब जवाब देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, और ये चीज़ का जवाब देना पड़ेगा सरकार को, और सबको न्याय मिलना शुरुआत होगी। तो आप लोग अपना काम करिए, समय आने पे उसको चैलेंज करने का रास्ता आपको मिलेगा।
क्योंकि तब आपको अधिकार बनेगा खुले रूप से कि भैया मैंने यहाँ घर खरीदा था, एनेक्सल 2 ये समय पे बना था, और मैंने घर खरीदने के बाद ये मैं इतने साल घर में रहा हूँ, उसके बाद ये घर टूटा है या आज भी है। वो उन्होंने कहीं नहीं बोला कि बिल्डिंग टूट गई है या बन गई, ऐसा कोई जीआर में जिक्र नहीं है। सिर्फ वहाँ कंडीशन एक ही दी कि सीईओ सारे डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्कीम रुकी है। ये टोटल गलत है, ये टोटल गलत है। क्योंकि यहाँ ये चीज़ निकलना चाहिए एलओआई के हिसाब से कि भैया एलओआई कब दिया गया और डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। डिपार्टमेंट में फैक्ट रिपोर्ट होते हैं, फैक्ट रिपोर्ट मालूम पड़ जाएगा कि भैया कब कब इन्होंने रिवाइज किया है, कब कब काम मिला है, सीसी कब मिली है, तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कौन से प्रोजेक्ट रुके हैं और कौन से नहीं। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ अपने लोगों के लिए किया गया है, उसमें आपको कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है कि आप अपनी पात्रता अपने नाम पे नियमित करा सको। तो इसके लिए दोस्तों मैं अभी भी समझा रहा हूँ, मुझे फ़ोन करने से अच्छा आप लोग अपना काम करिए। जो भी जोड़ पत्र 1 जोड़ पत्र 2 है, जो भी नियमानुसार उसको भरिए और डिपार्टमेंट पुटअप करिए पूरे डॉक्यूमेंट लगा के। क्योंकि देखिए रास्ता खुला है, तो रास्ता खुला है 90 डेज़ के लिए बोला गया। 90 डेज़ कब से लागू हो रहा है पता नहीं, लिस्ट आने से लगेंगे क्या आपसे, लेकिन आप पहले ही पुटअप कर दीजिए ताकि लिस्ट आने के बाद आप अपील फाइल कर सको कि भैया मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैंने भी खरीदा था, मेरी भी स्कीम रुकी थी, तभी तो मैं एलओआई मतलब ये एनेक्सल 2 आने के बाद में 5 साल या 2 साल या 3 साल था। मतलब ये सारे स्कीम की एक डिक्लेयर की गई है कि इनके इतने झोपड़े हो तो इतने 48 महीने, उससे ज़्यादा झोपड़े हो तो 36 महीने, उससे ज़्यादा जो 72 महीने। ये स्कीम का समय सीमा निर्धारित की गई है, तो उसके ज़्यादा समय से हम वहाँ पे रह चुके हैं, तो स्कीम कैसे बोल सकते हो कि रुकी नहीं थी। तो दोस्तों वीडियोस लंबी हो रही है, हम इस विषय में अगले वीडियो में बात करेंगे। जो भी समस्या है अभी मैं एक चीज़ देखूंगा कि अगर ये चीज़ हुई तो मैं इस सारे में ही उस बंदे को बुलाऊंगा, वहीं पे उनका इंटरव्यू लूँगा और उनसे बताऊंगा कि भाई आपकी जो भी प्रॉब्लम से बताइए, जागो इंडिया जागो ये चीज़ को आगे बढ़ाएगा और आपका काम है उसको और वायरल कराना, ताकि हर व्यक्ति की समस्याएं ऊपर तक जाए। तो अगर ये सही है तो दोस्तों आप मुझे बताइए क्या ये करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो इस चीज़ के लिए दिवाली के बाद तत्पर होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।